हाँ जी बेटा, 11th क्लास, वेलकम अगेन जी। तो बेटा टॉपिक अपना रोटेशनल मोशन चल रहा है, जिसमें हमने स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास कवर अप कर लिया, न्यूमेरिकल भी काफ़ी हद तक हो गए, बाकी चलते रहेंगे। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ने की बारी आती है। ओके, छोटी मोटी बातें रह गई वो बीच में कवर अप करा देता हूँ। उसके बाद फिर आज से हम काफ़ी मेन टॉपिक्स की ओर बेटा बढ़ जाएंगे आगे। मतलब अभी हम सेंटर ऑफ मास ही कर रहे थे, 5-10 मिनट सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो कुछ बातें हैं वो कर दूंगा। उसके बाद फिर रोटेशनल मोशन की मेन स्टेज जो है, जिसमें हमने नए नए कंसेप्ट टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब पढ़ना है, वहां पे हम पहुंच जाएंगे, चले जाएंगे। वो भी न्यूमेरिकल वाले टॉपिक है, करते रहेंगे। तो यार सेंटर ऑफ मास आपने कर लिया, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल वगैरह कर लिए। अच्छा, एक हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या चीज जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि भाई जब तक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, नेट मोमेंटम क्या रहना चाहिए? कंजर्व्ड रहना चाहिए। नेट मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड। यही होता था F इज इक्वल टू dp बाय dt। अगर F एक्सटर्नल जीरो है, मतलब नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पर जीरो लग रहा है, तो dp बाय dt जीरो आ जाएगा, यानी कि dp जीरो आ जाएगा, यानी p क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बेटा यार अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है, रिजिड बॉडी है या एन पार्टिकल सिस्टम है, तो यार सेम चीज किसी भी एन पार्टिकल सिस्टम के लिए भी लगेगी। अगर मैं लिख रहा हूं F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, तो मैं मान के चलूंगा F क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास। देखो सारा खेल किसका? सेंटर ऑफ मास का ही है। तो ये फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास होगा, ये मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। डीपी क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। सब कुछ किसका भाई? सेंटर ऑफ मास का ही है। ये भी सेंटर ऑफ मास की ही बात है, ये भी सेंटर ऑफ मास की ही बात है, ये भी सेंटर ऑफ मास की बात है। सब कुछ अब किस पे लग रहा है? सेंटर ऑफ मास पे ही। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी भैया ऐसे ही लग जाएगा, थोड़ा सा बोलने में स्टाइल चेंज हो जाएगा कि इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो, किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर अगर नेट फोर्स जीरो लग रहा है, इंटरनल तो देखो जो लगते हैं ना वो आपस में वैसे ही कैंसिल आउट करते हैं। इंटरनल का नेट सम वैसे ही क्या मान रखा है हमने? जीरो मान रखा है। अगर एक्सटर्नली कुछ फोर्स लगेगा तो मोमेंटम में चेंज हो सकता है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। तो मैंने बोला अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यानी सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उसका मोमेंटम भी क्या रहेगा? कांस्टेंट, यानी मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, यानी P इक्वल टू mv होता है। तो ये किसका था? सेंटर ऑफ मास का। तो वेलोसिटी किसकी? सेंटर ऑफ मास की। मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट ही रहेगी। तो ये मतलब जो भी बातें हैं ना, जो पुराने फार्मूले यार, F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, F इक्वल टू m इंटू ए, सब लगेंगे, सब लगेंगे। बस किस पे लगेंगे? सेंटर ऑफ मास पे लगेंगे। अगर तो सिंगल ऑब्जेक्ट हो तो उस पार्टिकल पे लगेंगे, सिंगल पार्टिकल पे। अगर वो एन पार्टिकल सिस्टम हो तो जो भी फोर्स, जो भी वेलोसिटी, जो भी एक्सेलरेशन किसकी है भाई? अब सब सेंटर ऑफ मास की है। तो ये भी एक छोटी सी बात है, देख लेना, कोई खास बात नहीं, वैसे बीच में हमने कर ही दी होगी। अब एक आधा आपके बुक्स देखोगे ना तो उसमें ना कुछ एग्जाम्पल दिए होते हैं सेंटर ऑफ मास के। एक
बाइनरी सिस्टम्स की बात होती है बुक्स में, कुछ नहीं है, 2-3 मिनट लगाऊंगा। बाइनरी मतलब बाय मतलब बेटा दो, और सिस्टम आपको पता ही है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स अंडर स्टडी। तो बात किसकी होती है बेटा? बाइनरी सिस्टम की कभी कभी बीच में बात होती है। तो कहते हैं नेचर में कई एग्जाम्पल है बाइनरी सिस्टम के, जैसे एक एग्जाम्पल है, कोई यह डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, कोई भी एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है मान लो, ठीक है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल यानी 2 पार्टिकल सिस्टम हो गया, कुछ भी लगा ले यार, कार्बन मोनोऑक्साइड ही लगा ले, ठीक है। अब एक पार्टिकल हो गया, ये दूसरा पार्टिकल हो गया, यार ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये एक 2 पार्टिकल सिस्टम है ना। जब ये ओवरऑल मूव करता है तो ये ऑक्सीजन और कार्बन थोड़ी मूव कर रहे हैं, हम तो ये बोलेंगे ना कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये एक तरह का क्या हो गया, बाय यानी दो, सिस्टम यानी दोनों का सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम हो गया ना, एक तरह से ये बाइनरी सिस्टम ही हो गया। तो इट्स अ बाइनरी सिस्टम। जब ये चलेगा, मूव करेगा, इकट्ठे मूव करेगा, कौन मूव करेगा? इन दोनों का सेंटर ऑफ मास। अगर मैं कह रहा हूं इसकी इतनी वेलोसिटी है तो किसकी वेलोसिटी है भाई? सेंटर ऑफ मास की। अगर मोमेंटम है तो किसका मोमेंटम है? इनके सेंटर ऑफ मास का। ऐसी एक अर्थ और मून की बात करो यार, ये सूर्य है, सन, इसके आसपास एलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है मान लो, ठीक है जी। तो ये सन है, इसके आसपास अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। और अर्थ के आसपास कौन रोटेट कर रहा है भाई? मून, ठीक है। ये थोड़ा सा जो बिगर साइज में वो अर्थ हो गई, ये सन हो गया। तो यार सन के आसपास अर्थ घूम रही है, और अर्थ के आसपास कौन घूम रहा है? मून। तो भाई मून भी तो अर्थ के साथ साथ चल के सन के आसपास ही घूम रहा है। अब आप इमेजिन करो, अगर इनमें मिसमैचिंग हो जाए तो सारा मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो ये दोनों है ना एक दूसरे से बंधे पड़े हैं, और दोनों के दोनों इकट्ठे सन के आसपास घूम रहे हैं। भैया समझ लो, अर्थ एंड मून ये एक 2 पार्टिकल सिस्टम की तरह एक्ट कर रहे हैं। दे आर एक्टिंग एज अ 2 पार्टिकल सिस्टम। ये एक 2 पार्टिकल सिस्टम की तरह एक्ट कर रहे हैं, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास सन के आसपास घूम रहा है। यह भी एक तरह का बाइनरी सिस्टम ही माना जाता है। और भी कई ऐसे सिस्टम बेटा नेचर में आप स्टडी कर सकते हो, बाकी बुक्स में से पढ़ लेना, मैंने स्टार्टिंग थोड़ी सी करवा दी, कई बार बुक्स में दिया होता है। तो एक ये हो गया कि मोमेंटम कंजर्वेशन सब लगेगा यार, F = m में भी लगेगा, लेकिन सब किस पे लगेगा? सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, सब कुछ सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, ठीक है जी। एक बाइनरी सिस्टम की चलो हमने बात कर दी। उसके अलावा एक और बात है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो हमने खैर पहले डिस्कस कर ली, फिर भी अपनी तरफ से एक बार लिख देता हूं कि रोटेशनल मोशन में अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रूप धारण कर लेती हैं, और उस पर बेस कुछ क्या करने चाहिए, हमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने चाहिए। तो पॉइंट क्या है, मान लो अपने पास v = u + at, s = ut + ½ at², v² - u² = 2as, ठीक है। ऐसे करके अपने पास 3 क्या होती थी? इक्वेशन होती है। v = u + at, s = ut + ½ at², v² - u² = 2as। अब अगली बात कि बेटा रोटेशनल मोशन में अब डिस्प्लेसमेंट नहीं ना होगी,
यहां होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा से डिनोट करेंगे। वेलोसिटी की जगह यहां पर एंगुलर वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी का रोल यहां कौन प्ले करेगा? एंगुलर वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन की जगह यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी। पहले अपनी बात हुई है, फिर भी दोबारा थोड़ी सी कर देता हूं। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके जी, तो थीटा हो गया, ओमेगा हो गया, अल्फा हो गया। अब यार वेलोसिटी टू टाइप की बोलते हो तुम, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। अब ऐसे ही ओमेगा भी यहां पे दो टाइप की बोलते हैं, एक ओमेगा नॉट और एक ओमेगा। ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अब ये इक्वेशन यहां पे क्या रूप ले लेंगी? अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो v यानी फाइनल वेलोसिटी की जगह आ जाएगा ओमेगा, इक्वल टू u यानी इनिशियल वेलोसिटी की जगह आ जाएगा ओमेगा नॉट, प्लस a की जगह अल्फा, t की जगह t। अगली इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, u यानी इनिशियल वेलोसिटी, ut हो गया, प्लस हाफ a यानी अल्फा, साथ में t स्क्वायर। और तीसरी बन जाएगी v यानी फाइनल वेलोसिटी, v स्क्वायर माइनस u यानी इनिशियल वेलोसिटी, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2as। 2a की जगह अल्फा आ जाएगा, s की जगह थीटा आ जाएगा। तो ये जो तीन है आपकी क्या बन जाएंगी? इक्वेशंस बन जाएंगी। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, या ये तीसरी वाली जो है। अब यार इस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे। आपको एक एक्सरसाइज पता ही है कौन सी है करनी है। ये वाले क्वेश्चंस भी, इस पे बेस्ड भी जो क्वेश्चंस है वो अपना कवर अप कर लो जी। ओके, v इक्वल टू ओमेगा आर, आर रेडियस है जिस सर्कुलर पाथ में वो घूम रही है या रोटेशनल मोशन में, और a इक्वल टू अल्फा इंटू आर है। इनका यूज करते हुए जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको मिले हुए हैं असाइनमेंट में, उनको क्या करो? कवर अप अपना करो जी। ठीक है जी। अब इसके बाद स्टेज क्या कर रहे हैं? हम चेंज कर रहे हैं, और अगली बात जो हम करने जा रहे हैं उसमें नए नए कंसेप्ट आने वाले हैं। आपकी जो पहली हेडिंग आने वाली है नेक्स्ट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ टॉर्क। नई चीज आने वाली है, टॉर्क। हेडिंग डाल लो, करवा रहे हैं स्टार्ट। टॉर्क, TORQUE, टॉर्क। हाँ जी बेटा, तो अगली ईयर हेडिंग क्या मैंने बोला था डालो? टॉर्क। तो स्टेज चेंज 3 टर्म्स है बेटा, 3 टर्म्स हैं। तीनों कवर अप करने के बाद न्यूमेरिकल्स और बढ़िया तरीके से होने शुरू हो जाएंगे। खैर हम धीरे धीरे कराएंगे, बीच में आपकी लाइव क्लास भी लगाते रहेंगे। तो 3 टर्म्स हैं बेटा अब जो नई आने वाली हैं। एक है टॉर्क, ठीक है जी। फिलहाल टॉर्क 1 दिन या 2 दिन इसको कवर अप करने में लग जाएंगे। फिर इसके बाद अगली बात है एंगुलर मोमेंटम, और तीसरी बात होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बेटा फोर्स का रोल यहां पे कौन प्ले करेगा? टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम जो है उसका रोल किसने प्ले करना है? सॉरी, मोमेंटम का रोल यहां पे किसने प्ले करना है? एंगुलर मोमेंटम ने। और मास, इसका रोल यहां पर किसने प्ले करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने। तो 3 टर्म्स हैं। एक है टॉर्क, टॉर्क को डिनोट करूंगा मैं इससे, जो सिंबल है टॉ कहते हैं इसको, टॉ, TAU, टाउ भी बोल सकते हो, लेकिन ये ताऊ नहीं, टॉ है, TAU। ओके जी, ये हो गया टॉर्क। अगली बात जो आएगी वो आएगी एल बेटा। एल होगा एंगुलर मोमेंटम। और तीसरी बात जो आएगी वो आएगी आई, कैपिटल आई,
ये होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी, इसको हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये जो फोर्स की जगह इस चैप्टर में टॉर्क आएगी, मोमेंटम की जगह रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम, और मास की जगह यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बातें बार बार हर बार जब भी स्टार्ट करूंगा ये मैं रिपीट करता रहूंगा कि भैया फोर्स की जगह टॉर्क है, यहां पर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम है, और मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। फिलहाल अपना टॉपिक क्या है जी? टॉर्क। तो टॉर्क से स्टार्ट किया मैंने, ये आपने लिख लिया होगा। बोर्ड की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, कई चीजें बोलनी है, कई चीजें लिखनी है, और कई चीजें हमने मिटा देनी है बेटा। सो लेट्स स्टार्ट टॉर्क। भाई अगर मैं बात करूं सबसे पहले टॉर्क की बेटा, टॉर्क की, तो यार किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए, घुमाने के लिए हम लगाते तो फोर्स ही हैं, लेकिन हर बार फोर्स लगाने से रोटेशन नहीं होती है। अगर फोर्स आपने अप्लाई किया और रोटेशन हो रही है तो दैट मीन्स आपका फोर्स किस में कन्वर्ट हो रहा है? टॉर्क में कन्वर्ट हो रहा है। उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलना है हमने? टॉर्क बोलना है बेटा। हमने बोला फोर्स तो लगा दिया, अब कई बार फोर्स लगाने से कोई चीज आगे की ओर खिसकेगी और कई बार फोर्स लगाने से वो चीज घूम जाएगी। भाई अगर फोर्स लगाया और चीज आगे ही चल रही है, घूम नहीं रही है, दैट मीन्स आपका फोर्स सिर्फ फोर्स ही बना रहा, वो टॉर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाया। और अगर कोई चीज रोटेट करने लग गई, आप तो फोर्स ही अप्लाई करोगे, लेकिन आपके फोर्स के इफेक्ट से वो रोटेट करने लग गई, तो हम कहेंगे फोर्स क्या बन गया वहां पर? टॉर्क बन गया। रोटेट करने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए किस चीज की जरूरत है? टॉर्क की जरूरत है। लेकिन टॉर्क के लिए किस चीज की जरूरत है? फोर्स की जरूरत है। बिना फोर्स के तो टॉर्क भी लगनी नहीं है। तो पहली बात जो हम कर सकते हैं वो हम कह सकते हैं कि बेटा जी टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इट इज द टर्निंग effect of force. Torque is the turning effect of force, या torque is the rotational effect of force. Turning effect of force या रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। जो भी चीज बेटा रोटेट करेगी ना, टॉर्क लगेगी, और टॉर्क लगाने के लिए फोर्स लगेगा ही लगेगा। अगर आप स्कूटी मोटरसाइकिल पर जा रहे हो तो बेटा जब आपने टर्न लेना है तो आप उसके हैंडल को रोटेट करते हो, यू अप्लाई फोर्स, बट फोर्स कुछ ऐसे लगाया हमने कि वो क्या करेगा? उसको टर्निंग इफेक्ट दे देगा। दैट मीन्स आपका फोर्स किस में कन्वर्ट हो रहा है? टॉर्क में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपने कार का स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, उस पर भी आप तो क्या लगाते हो? आप तो फोर्स ही लगा रहे हो, लेकिन वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो आपका फोर्स वहां पे किस में कन्वर्ट हो रहा है? टॉर्क में। अगर आप स्टीयरिंग को पकड़ के ऊपर की ओर फोर्स लगा दो तो टर्निंग इफेक्ट नहीं बन पाएगा, वो बाहर आ जाएगा। स्टीयरिंग आपके फोर्स से रोटेट नहीं करेगा, वो बाहर आ जाएगा। अगर कोई चीज है जिसके नीचे रोलर लगे हुए हैं, आप धक्का दे रहे हो तो रोल करने लग जाता है, मतलब आपका फोर्स किस में कन्वर्ट हो रहा है? टॉर्क में कन्वर्ट हो रहा है। अगर वो घिसट के जाता है, इसका मतलब आपका फोर्स टॉर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा। भैया जो भी चीज घूम रही है, चाहे पंखे की मोटर घूम रही है, चाहे कूलर की मोटर घूम रही है, चाहे स्टीयरिंग घूम रहा है, चाहे टायर घूम रहे हैं, जो भी चीज घूम रही है उसको घुमाने के लिए टॉर्क लगती है, टॉर्क। और टॉर्क के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। तो सबसे पहली बात, टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसको किससे डिनोट करना है? ये सिंबल है जी, इसको टॉ बोलते हैं, TAU। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट इसकी क्या है? इसका फार्मूला आ जाने दो, उसके बाद बताते हैं।
फार्मूला आ जाएगा तो अपने आप यूनिट वगैरह भी क्लियर हो जाएगी। अब अगली बात करते हैं कि यार हाउ टू कैलकुलेट टॉर्क, टॉर्क के बेसिक एक्सप्रेशंस क्या हैं, बेसिक उसका फार्मूला क्या रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट इज टॉर्क के कई तरह की, कई फॉर्म में आने वाली बेटा एक्सप्रेशंस होंगी, उनको हम करते हैं कवर अप। सो नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क। मान लो ये कोई भी एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, रिजिड बॉडी अब हमने आपको बता रखा है कि क्या होती है, ठीक है जी। इसमें एक एक्सिस है जी, ये क्या हो गया आपका एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। रोटेट क्यों कर रही है, यहां पर हमने इस पे थोड़ा अंदर की ओर ऐसे टेंजेंशियली क्या लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है जी। ये हमारा हो गया फोर्स। तो बेटा ये क्या हो गई आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये एक्सिस ऑफ, ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया, और ये क्या हो गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है जी। ये फोर्स की थोड़ा सा इसको टेढ़ी कर दें, ये यहां पर ऐसे करके ये लगा, यहां बना लो, ठीक है जी। इस पॉइंट पे लग रहा है फोर्स, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। अब बेटा इस एक्सिस के अलोंग ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। अब यहां से इस पे मैंने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दिया, ठीक है जी। इसको मैंने किससे डिनोट कर लिया, डी से डिनोट कर दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दिया, डी से क्या कर दिया मैंने, डिनोट कर दिया। तो बेटा टॉर्क कितनी लगेगी, कितनी नहीं लगेगी, इसको कैलकुलेट करने का सबसे पहला फार्मूला तो ये है कि टॉर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जो टॉर्क है इट इज इक्वल टू, टॉर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। It is equal to the product of force and perpendicular distance between the line of action of force and axis of, समझना भाई, एक बार समझ में लग गया टॉर्क का कंसेप्ट, फिर कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, बस एक बार की बात है। तो टॉर्क क्या हुआ बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये एक्सिस रोटेशन है, ये दोनों के बीच का मान लो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स का प्रोडक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टॉर्क की एक्सप्रेशन आ जाएगी। टॉर्क की सबसे पहली एक्सप्रेशन क्या आई, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी मेरे भाई, इट इज इक्वल टू एफ इंटू डी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बेटा इसके हिसाब से फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो टॉर्क की बेटा क्या यूनिट आ जाएगी, न्यूटन मीटर। याद करो जो वर्क होता है ना, वर्क इज आल्सो इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब उसकी भी यूनिट क्या होती है, वैसे टॉर्क की यूनिट है, उसकी भी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर ही होती है। लेकिन बेटा वर्क के केस में, इन केस ऑफ वर्क, हम न्यूटन मीटर को न्यूटन मीटर ना कह के जाउल कहते हैं। लेकिन टॉर्क की यूनिट को आप जाउल नहीं बोलोगे, उसको न्यूटन मीटर ही बोलोगे। वहां जाउल नहीं चलती भैया, यहां न्यूटन मीटर ही बोलना है, भले ही सेम है। आपको से कोई पूछे कि टॉर्क और वर्क की यूनिट सेम है क्या, बोलना भैया सेम है।
डायमेंशन सेम है क्या? बोलना बिल्कुल सेम है, डायमेंशन भी सेम है, यूनिट भी सेम है। लेकिन अगर कोई पूछे टॉर्क की यूनिट जाउल है क्या? बोलना भाई जाउल नहीं है, न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर बोलते हैं। वर्क की यूनिट न्यूटन मीटर है क्या? वो बोलो जाउल ही है। अब जो चलने की बात है एक ही चीज, लेकिन टॉर्क की यूनिट क्या लेनी है? न्यूटन मीटर। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी कैसे है वो आगे चलकर अभी आपको प्रूव कर दिखाएंगे। फिलहाल टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। बेटा जी याद रखना है, इट इज इक्वल टू एफ इंटू डी। जो पहला फार्मूला है टॉर्क का, इट इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ओके, आगे बढ़ते हुए एक्सप्रेशन दूसरे फॉर्म में बनाते हैं। डायग्राम आपका यही रहेगा, सेम ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लगाया। अब बस इस पॉइंट को जहां से मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस माना था ना, इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूं। ये अपना क्या हो गया? ओरिजिन। ठीक है, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो जिस पॉइंट पे बेटा फोर्स लग रहा है उसका कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर भी होगा। तो ये मान लो आर पोजीशन वेक्टर हो गया। किसका पोजीशन वेक्टर बेटा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। ठीक है नी, जिस जगह पर फोर्स लगा है उसका पोजीशन वेक्टर क्या आ गया? मान लो आर आ गया जी। तो आर इसका पोजीशन वेक्टर हो गया पॉइंट का, पॉइंट पी का। अब बेटा ये हो गई आर की डायरेक्शन, देखो। और फोर्स किस तरफ लग रहा है वो तो क्लियर हो ही रहा है हमें। अब ये आर की डायरेक्शन है, देखो ये डायरेक्शन ऑफ आर है, ये फोर्स की डायरेक्शन है। दोनों के बीच में एंगल क्या मान लेते हैं? फाई मान लेते हैं। फाई इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी क्या है? जहां पे फोर्स अप्लाई हुआ है। और एफ की डायरेक्शन दिख ही रही है, दोनों के बीच में एंगल क्या आ गया? फाई आ गया। तो व्हाट इज फाई बेटा जी? इट इज एंगल बिटवीन एफ एंड आर वेक्टर। इट इज एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड आर वेक्टर। एफ वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का क्या है? ये एंगल है। तो ये हो गया फाई, ये हो गया आर। अब आते हैं अगली बात पर। डी आपको दिख ही रहा है। अगर बेटा ये फाई हुआ तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? फाई हो ही जाएगा। और इस फिगर में से साइन फाई दिख रहा होगा। फिर साइन फाई होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बेटा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर वो डी है। फिर हाइपोटेन्यूज ये आर है मैग्नीट्यूड में, यहां से डी इक्वल टू आर साइन फाई भी बन रहा है। फिर ठीक है जी, यहां से डी किसके इक्वल बन गया? आर साइन फाई के इक्वल बन गया। डी इज इक्वल टू आर साइन फाई। ओके, अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं। टॉर्क की एक्सप्रेशन तो निकली हुई थी यार, एफ इंटू डी। अब इसके हिसाब से जो टॉर्क है, टॉर्क एफ इंटू डी तो निकला ही हुआ था। एफ डी की जगह मैंने क्या कैलकुलेट कर दिया? आर साइन फाई। आर के टर्म्स में आंसर ला रहे हैं हम। इसकी जगह मैंने लिख दिया आर साइन फाई। अब बेटा जी यहां से टॉर्क इक्वल टू हो गया आर एफ साइन फाई। ये टॉर्क की भाई अगली एक्सप्रेशन होगी, ये किस टर्म्स में होगी? आर एंड एफ के टर्म्स में। आर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां पे तुमने फोर्स लगाया, तो आर और एफ के टर्म्स में ये फार्मूला आ गया। डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके टर्म्स में फार्मूला फिर आपका एफ इंटू डी चल रहा था। तो अगली एक्सप्रेशन क्या आ गई आपके पास बेटा जी? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। क्योंकि याद करो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, अगर बेटा जी आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स याद करो तो ए बी साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी होता है। यहां पे ए बी साइन ऑफ थीटा बन रहा है, तो ए बी साइन थीटा इक्वल टू
ए क्रॉस बी होता है, तो आर एफ साइन थीटा इक्वल टू आर क्रॉस एफ हो गया बेटा जी। यहां से टॉर्क की एक्सप्रेशन क्या आ गई, आर क्रॉस एफ। अब क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ हो गया, ध्यान से सुनना, अगर ये आर क्रॉस एफ हो गया तो आपको पता होगा जो क्रॉस प्रोडक्ट है इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट होता है, इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। अब क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। इट इज ए वेक्टर प्रोडक्ट, इसका रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए, वेक्टर आ जाना चाहिए। तो जो भी क्वांटिटी आएगी वो वेक्टर क्वांटिटी आएगी। यहां से क्या प्रूव हो गया भाई कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहां से इसका मैग्नीट्यूड निकल आएगा, मैग्नीट्यूड तो ये रहा आर एफ साइन फाई। अच्छा, डायरेक्शन निकालनी हो तो डायरेक्शन के लिए आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स हैं, स्क्रू रूल है, थंब रूल है, सबसे बढ़िया थंब रूल होता है। तो यहां से हमने बोला इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। डायरेक्शन की खास बात क्रॉस प्रोडक्ट में कि जो टॉर्क है इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड एफ। टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड एफ। वो आर और एफ दोनों की क्या आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। अब क्योंकि टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड एफ, परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, लेकिन अब किस तरफ होगा, इट इज ऑब्टेन्ड, एग्जैक्ट डायरेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग राइट हैंड thumb rule. Exact direction is obtained by using right hand thumb rule. Right hand thumb rule से exact direction उसकी मिल जाएगी। कैसे वो भी चलो बता देते हैं। यहां तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। एक एक्सप्रेशन क्या आ गई बेटा, एफ इंटू डी। अगली एक्सप्रेशन टॉर्क की क्या आई, आर एफ साइन फाई। फाई आर और एफ के बीच में लगने वाला बिनने वाला एंगल है और ओवरऑल ये वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क किसके इक्वल आ गई, आर क्रॉस एफ। वो जो परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड एफ है उसको हम डायग्राम से थोड़ा सा समझा देते हैं कि कैसे एग्जैक्ट डायरेक्शन निकलेगी। अगर बेटा ये आर है, एफ है, ठीक है, एक आर है और दूसरा क्या है, एफ है, और दोनों के बीच में एंगल जो भी है फाई है। तो पहली बात जो टॉर्क है ना बेटा, आर और एफ दोनों के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। यानी ये जो प्लेन है ना जिसमें आर और एफ है दोनों के परपेंडिकुलर। यहां इधर जाएगी देख बाहर की ओर, टॉर्क की डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर, या तो बाहर की ओर आएगी या दोनों के परपेंडिकुलर फिर अंदर की ओर जाएगी। अब वो बाहर की ओर जाएगी कि अंदर की ओर, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया ना कि जो टॉर्क है वो आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। पहली बात दोनों के परपेंडिकुलर है तो या आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी या इनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों के परपेंडिकुलर तो या तो आउटवर्ड आएगी या फिर इनवर्ड आ जाएगी। अगर ये आउटवर्ड आती है तो आउटवर्ड कब आएगी, और इनवर्ड आती है तो इनवर्ड कब आएगी। उसके लिए कौन सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल। बेटा आर क्रॉस एफ कर रहे हो ना, तो आर से एफ की ओर, आर से एफ की ओर जब अपनी फिंगर्स घुमाओगे राइट हैंड यूज करते हुए, आर से एफ की ओर, आर से एफ की ओर फिंगर घुमाओगे तो थंब बाहर आ गया ना। तो इसका मतलब इस वक्त जो टॉर्क लग रही है उसकी डायरेक्शन किस तरफ लेनी है, बाहर की ओर लेनी है। अगर आर ऊपर होता, एफ इस तरफ होता और यहां पे टॉर्क निकालनी होती, भैया उंगलियां तो आर से एफ की ओर ही घुमानी है, आर से एफ की ओर ही घुमानी है।
आर से एफ की ओर उंगलियां घुमाते हुए थंब किधर चले गया, अंदर की ओर चले गया। दैट मीन्स यहां पे टॉर्क इनवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों के परपेंडिकुलर एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन। तो अभी तक टॉर्क की जो अपने पास एक्सप्रेशन आई वो क्या आ गई बेटा, या तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी, या फिर टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन फाई। ये जो एक्सप्रेशन है टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ या टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन फाई, इट इज नोन एज एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन पोलर वेक्टर फॉर्म। ठीक है ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इसको, आर और एफ को, सॉरी ये जो आर है पोजीशन वेक्टर और एंगल को पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, तो इसलिए पोलर वेक्टर फॉर्म या पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो इस एक्सप्रेशन को बेटा कहते हैं टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट। यार कोऑर्डिनेट्स का मतलब तो ये होता है ना, लोकेशन बताने वाले पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अब लोकेशन जो है या तो एक्स वाई जेड से बता दो, या फिर आर और एंगल से बता दो कि भैया इतना आर है इतना एंगल है, वहां से भी पोजीशन लोकेशन पता लग जाती है। इन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, और वो जो एक्स वाई जेड करते होते हैं दोज आर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, उनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो नोट करो भाई इसको, अगली बात भी इस पे कर रहे हैं। हाँ नहीं बेटा, तो उम्मीद है टॉर्क के बारे में यार कुछ तो आइडिया हो गया होगा कि इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है यार, किसके इक्वल, आर क्रॉस एफ के इक्वल। ठीक है, आर क्या है एफ क्या है वो क्लियर ही है, किसके इक्वल, आर एफ साइन फाई के इक्वल। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मान लो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये आपका क्या था, आर था। ठीक है जी, ये आर था, और ये एफ जो आपने अप्लाई किया, मान लो कुछ ऐसे किया कि आर और एफ के बीच में एंगल कितना बन रहा है, फाई बन रहा है। अब बेटा आर और एफ के बीच में अगर एफ में कुछ, वही अपना पुराना जो डायग्राम था, ऐसे अप्लाई कर रहा हूं, तो आर और एफ के बीच में एंगल कितना बन रहा है, फाई बन रहा है, क्योंकि ये आर की डायरेक्शन एफ की है। अब अगर आप इसको देखते हो तो टॉर्क बेटा कितने फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, चेक कर लो। एक तो टॉर्क डिपेंड कर रही है आर पे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब जितनी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जितना एक्सिस से दूर होगा, जितना एक्सिस से दूर होगा मतलब आर की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना ही टॉर्क भी क्या लग जाएगी, ज्यादा लग जाएगी। बाकी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो फिर वो है ही है ना, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो वो है ही। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स भी है, और सबसे बड़ी बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन फाई भी है। बेटा अगर हम चाहते हैं टॉर्क ज्यादा से ज्यादा लगे, बढ़िया लगे, तो या तो क्या करो, आर को मैक्सिमम रखो जितना रख सकते हो, फोर्स ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करो, और एंगल को 90 डिग्री रखने की कोशिश करो, क्योंकि साइन जो वैल्यू देता है 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू देता है। 90 डिग्री पे साइन ने मैक्सिमम वैल्यू देनी है। तो अगर आप फोर्स बेटा बिल्कुल 90 डिग्री पे लगा रहे हो तो ऑटोमेटिकली टॉर्क क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर आप फोर्स एक्सिस से दूर लगा रहे हो, दूर, तो डेफिनेटली टॉर्क क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, एकदम बढ़ जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है, एंगल पे भी डिपेंड करती ही है। मान लो
आपको कई डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल पता होंगे कि यार एक स्क्रू ड्राइवर जो होता है उसकी लेंथ ज्यादा रखी होती है। अब वो लेंथ ज्यादा क्यों रखी होती है भाई? मान लो ये कोई सरफेस है और यहां पे एक फट्टा है, मान लो कोई, उसमें एक स्क्रू जो है ना, स्क्रू वो फंसा हुआ है, ठीक है, ये स्क्रू फंसा हुआ है इसमें, स्क्रू के बीच में वो कट सा लगा होता है। अगर मैं इसका मैग्नीफाइड व्यू दे दूं, यहां पे ये फट्टा है, इसके एक यहां पर स्क्रू जो है फंसा हुआ है, ठीक है, स्क्रू ऊपर से ऐसे होता है, उस पर कट सा लगा होता है। अब इस पे यहां पे स्क्रू ड्राइवर लगाना है, ओके, ये उसका क्या हो गया, हैंडल हो गया। अब इसको घुमाएगा अगला बंदा। अब बेटा जब वो घुमाएगा ना, घुमाते वक्त तो क्या लगाएगा, फोर्स ही लगाएगा ना। तो इस जगह पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हमने रोटेट करना है तो जो फोर्स लग रहा है ना, इस एंड पे लग रहा है। भैया लेंथ जो है इसकी ज्यादा इसलिए रख रखी है ताकि आर क्या आए, आर ज्यादा आ जाए। आर ज्यादा आने से टॉर्क क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब हम फोर्स भी लगा रहे हैं ना इस पे, फोर्स, ये आर हो गया और फोर्स बिल्कुल इससे 90 डिग्री पर फोर्स लग रहा है हमारा, इसलिए एंगल 90 डिग्री, आर की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो जाती है, इसलिए टॉर्क क्या लगती है, ज्यादा लगती है। तो टॉर्क ज्यादा रखने के लिए कई बार क्वेश्चन आया था, स्क्रू ड्राइवर के हैंडल जो होते हैं वो लंबे क्यों रखते हैं भाई, ताकि टॉर्क क्या लगे, ज्यादा लगे, उससे आर ज्यादा हो जाता है। जो दरवाजे होते हैं भाई, जितने भी दरवाजे हैं पुश और पुल वाले को छोड़कर, ये मान लो वो डोर है, ठीक है जी। अब डोर बेटा उसका हैंडल यहां लगा हुआ है, यहां से खुलेगा, ये उसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। अब यहां से जब तू इसको खोलेगा भाई, ये चीज आर है, तो हैंडल जो है ना वो एज पे ही लगा हुआ होना चाहिए, ताकि आर क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। इससे आर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। आर इंक्रीज होने से क्या हुआ, टॉर्क ज्यादा लगेगी। भाई हैंडल बीच में लगाएगा, बिल्कुल दरवाजे के बीच में हैंडल लगाएगा, तो उसको खोलना मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा फोर्स लगेगा खोलने में। अगर हैंडल यहां बिल्कुल एज पे लगा दे, खुलेगा नहीं दरवाजा, जोर लगाता रहे। यहां पे एज पे ही होंगे ताकि आर की वैल्यू क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। और दूसरा यहां पे फोर्स लगाते वक्त फोर्स भी किधर को लगता है, 90 डिग्री। यहां से जब फोर्स लगाएगा बंदा अंदर की ओर लगाएगा, ये आर की डायरेक्शन हो गई, और अंदर की ओर, इधर की ओर थोड़ी फोर्स लगेगा। इस तरह भी फोर्स लगाते रहोगे तो दरवाजा हाथ में आ जाएगा, खुलेगा नहीं या बंद नहीं होगा। तो फोर्स 90 डिग्री पर और आर की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा। और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं जहां पर टॉर्क लगती है, जहां पे लेंथ को क्या रखना होता है, ज्यादा रखना होता है। कभी टायर वायर पंचर हुआ हो मोटरसाइकिल का, गाड़ी वाड़ी का, तो उसको खोलने के लिए एक वो क्रॉस वाला आता है, उसके आगे लगे होते हैं नट खोलने के लिए, क्रॉस वाला होता है। अब वो क्रॉस में भी यार बंदा दूर फोर्स लगा रहा है ना, दूर, और 90 डिग्री पे लगा रहा है। एक्सिस नीचे को है जिस पे उसने रोटेट करना है, ये फोर्स एज पे लग रहा है ताकि आर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और 90 डिग्री पे लगेगा। एक्सिस नीचे की ओर, फोर्स इधर की ओर। तो एंगल कोशिश रखते हैं कि 90 डिग्री हो जाए और आर ज्यादा से ज्यादा हो जाए, इससे टॉर्क बढ़िया लगती है। सो टॉर्क, इतना तो पता लग गया होगा अब तक कि टॉर्क क्या चीज है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, पहला फार्मूला F × D, दूसरा R क्रॉस F। R क्रॉस F वाले को कहते हैं टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट कौन से हैं उसमें, R और फाई। उसमें R और जो फाई है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, R एंड फाई आर पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके जी, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डाल लो, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, अगली हेडिंग डाल लो, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। बेटा वो जो एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड, इनको हम वैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी इनको हम? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स वाई जेड के टर्म्स में अगर मुझे टॉर्क की मान लो एक्सप्रेशन चाहिए, हम कंटिन्यूटी में ही चलेंगे। अगर एग्जाम में एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आती है तो पहले टॉर्क इक्वल टू एफ डी निकालना पड़ेगा, फिर वो जो आर क्रॉस एफ है वो भी निकालना पड़ेगा, उसके आगे फिर बढ़कर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये आएगी। ध्यान से सुनना, एक्सप्रेशन मेरी वही है जो पहले थी। एक्सप्रेशन सॉरी डायग्राम फिगर। तो ये एक्सिस हो गया, इस जगह पे कहीं पे फोर्स लगा था, ये उसका आर था जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगी पॉइंट पी, ये फोर्स विद डायरेक्शन हो गया, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, डी के टर्म्स में निकल चुका है अपना आंसर। फाई और आर के टर्म्स में भी निकल ही चुका है। अब इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर मैंने लिखना हो तो मैं लिखूंगा कि जो आर है यार वो किसके इक्वल है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गए यार, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं। ओके, ऐसे जो अपना फोर्स है वो क्या हो जाएगा? एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के हो जाएगा। फोर्स आ जाएगा एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गए, कुछ नहीं है। हमें पता है कि जो टॉर्क है वो तो आर क्रॉस एफ होती है, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट करना तो हमें आता है। वो जो मैट्रिक्स बना के करते होते थे, याद करो, ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट करवाया हुआ है तुम्हें। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर मुझे टॉर्क निकालनी है तो मुझे पता है ये आर क्रॉस एफ है, लेकिन आर क्रॉस एफ कैसे निकलेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आई लिखते होते थे, माइनस जे लिखते थे के, और अगर पहले आर है तो पहले आर के कोफिशिएंट लिखेंगे, एफ बाद में है तो बाद में एफ के कोफिशिएंट लिखेंगे, उसके बाद की स्थिति भी आपको बेटा पता ही होगी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, आई माइनस जे के, आर के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है, और इसके एफ एक्स एफ वाई एफ जेड है। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना तो आता ही होगा, कैसे कर देते होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इसका जी? पहले ये लाइन छोड़नी है, ओके, इसके क्रॉस पे क्या आ गया? आई आ गया, तो टॉर्क किसके इक्वल आ गया बेटा? आई, क्रॉस किया, क्रॉस पे आई आया। अब ये क्या हो गया? वाई एफ जेड माइनस वाई, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। ठीक है जी, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। फिर यहां पर माइनस है ना, क्योंकि अब ये दो लाइनें छोड़ोगे भाई, जब आपने ये दो लाइनें छोड़ी तो क्रॉस पर माइनस जे आया, जिसको मैंने माइनस पहले लिख लिया, जे बाद में लिख दिया, फिर से देख लो, ये दो लाइनें छोड़ोगे तो बचेगा क्या? एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स, एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स। तो ये बन गया एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स। ओके, प्लस फिर ये लाइनें छोड़ दोगे तो इसके क्रॉस पे क्या आएगा? के आ जाएगा। ठीक है जी, इसके क्रॉस पर के आ गया, तो यहां क्या बनेगा? एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ये बन गया एक्स एफ वाई माइनस वाई
एफ एक्स। सो बेटा जी टॉर्क इक्वल टू वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, ये माइनस बाहर ले रहा हूं, प्लस कर रहा हूं, ठीक है, प्लस कर दिया तो ये उल्टा लिखना पड़ेगा, जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, यहां पे आई था यहां पे आ जाएगा जे, बेटा माइनस कॉमन लिया बाहर प्लस हो गया, यहां उल्टा हो गया प्लस एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स इंटू के। ओके जी, आ गई एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब देखो इतनी है, इसी फॉर्म में है, आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है जी। याद वाद ये नहीं होती, अच्छा करने वाले कर भी सकते हैं, मेरे को तो नहीं होती, लेकिन हां एक्सप्रेशन ऑब्टेन जरूर हो जाती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इजीली ऑब्टेन बेटा एक्सप्रेशन तो हो सकती है। तो बेटा दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ध्यान देना, अगर मैं अलग अलग करके लिख दूं तो यार ये टॉर्क का एक्स कंपोनेंट है वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, ये टॉर्क का वाई कंपोनेंट है जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, ये टॉर्क का जेड कंपोनेंट है एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। तो बेटा ये हुई जो भी हुई एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो ये टॉर्क स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लगेगी ही, लग सकती है, हाँ एक बार कंसेप्ट सा डेवलप हो गया तो धीरे धीरे बात बननी आपकी शुरू हो ही जाएगी। कुल मिलाकर अभी तक मेरे ख्याल से हमें टॉर्क है क्या चीज ये तो बेटा क्लियर हो ही गया होगा कि टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, बेसिक एक्सप्रेशन F इंटू डी, नेक्स्ट एक्सप्रेशन R क्रॉस F, उससे नेक्स्ट एक्सप्रेशन ये बड़ी वाली मुझे नहीं याद है, बस बना दूंगा, आप भी बना लिया करो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये होगी उसकी कंपोनेंट फॉर्म में। ओके, अब यहां पर एक लास्ट बात बताकर इस टॉपिक को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, छोटा हो बड़ा हो, 40 मिनट का हो, 30 मिनट का हो, 50 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, जितना भी होगा। एक टॉपिक बस और बताना है, एक छोटी सी बात, वो बता के इसको हम क्या करने जा रहे हैं, क्लोज करने जा रहे हैं बेटा। हाँ जी बेटा, तो एक लास्ट बात और देख लो, एक्सप्रेशन वही बार बार इसलिए बना रहा हूं मिटा मिटा के भाई, बनानी आ जाए। ये एक्सिस, ये ओरिजिन, इस जगह पे फोर्स, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये डायरेक्शन ऑफ आर थी बेटा। अब यार अगर मैं फोर्स के जो भी है, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ हमें पता ही है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होती है बेटा, आर क्रॉस एफ, यहां कह लो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होती है, आर एफ साइन फाई होती है, इट इज इक्वल टू आर इंटू एफ इंटू साइन ऑफ फाई होती है जी। ओके, तो ये एफ हो गया, ये हो गया आर। अब बेटा एफ के अगर मैं 2 कंपोनेंट करूं, यहां पर कर सकते हैं, एफ के 2 कंपोनेंट किए, एफ के एक अलोंग आर और एक परपेंडिकुलर टू आर, ठीक है, एफ के 2 कंपोनेंट कर दिए, एक अलोंग आर एंड एक परपेंडिकुलर टू आर बेटा जी, ठीक है नहीं, एक आर के अलोंग और एक आर के बिल्कुल परपेंडिकुलर। ओके, जो आपको पता ही है ये एंगल फाई है, ये भी एंगल क्या होगा, फाई ही होगा, ये हो गया बिल्कुल
ये बराबर हो गया अब। ओके बेटा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट याद करो, कॉस कंपोनेंट होता है, और दूसरे वाला हमेशा साइन कंपोनेंट होता है। बेटा ये कॉस कंपोनेंट जो है इसको हम कहते हैं रेडियल कंपोनेंट, एफ कॉस फाई। कौन सा कंपोनेंट है? रेडियल। रेडियल मतलब अलोंग द आर, आर रेडियस होता है ना, जिस तरफ आर जा रहा है, जो कंपोनेंट आर की डायरेक्शन में ही ले लिया हमने, उसको कहते हैं रेडियल कंपोनेंट। जो कंपोनेंट हमने आर की ही डायरेक्शन में ले लिया, दैट इज टर्म्ड एज इट्स रेडियल कंपोनेंट। ठीक है जी। जो कंपोनेंट हमने इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले लिया, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ये फोर्स का कौन सा हो गया? ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ये फोर्स का कौन सा हो गया? रेडियल कंपोनेंट। तो भैया एक रेडियल हो गया, एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट हो गया। देख सकते हो ट्रांसवर्स कंपोनेंट एफ साइन फाई है, रेडियल कंपोनेंट एफ कोस फाई है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब अगली बात ये है मेरे भाई, टॉर्क क्या था? आर एफ साइन फाई। अब यहां से टॉर्क इक्वल टू आर, ध्यान देना, एफ साइन फाई, एफ साइन फाई तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, यानी टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ओके, रेडियल कंपोनेंट की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है भाई। अलोंग द रेडियस खींचोगे तो कभी घूमेगा ही नहीं, फोर्स कभी टॉर्क नहीं बनेगा। अगर ट्रांसवर्सली यानी कि परपेंडिकुलरली फोर्स लगाओगे तो ही टॉर्क बनेगी। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन प्रोवाइडिंग टॉर्क। क्या कहना चाहेंगे भाई हम? देयर इज, जो नोट पॉइंट निकला कि देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ रेडियल component of force in providing torque. There is no contribution of radial component of force in providing torque. Whole torque is provided by the ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, सारी की सारी टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा? ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स प्रोवाइड करेगा जी। तो यार यहीं पे क्लोज करते हैं। मैंने बोलता छोटा हो बड़ा हो, अब जो है यहीं तक है आज का लेक्चर। कवर अप करो भाई, 2 बार देखो, चाहे ढंग से कवर अप करो, फार्मूले वगैरह याद करो इसके। तो पॉइंट ये है कि इन रोटेशनल मोशन द रोल ऑफ अ फोर्स इज प्लेड बाय टॉर्क। रोटेशनल मोशन में फोर्स नहीं रहता, क्या बन जाता है? टॉर्क बन जाता है। तो इसको कवर अप करो जी। आज तक के लिए इतना ही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।